बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ महजबीन एंड आई एम साइकोलॉजिस्ट। जैसा कि हमने स्टार्ट किया था न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, तो आज हम उसकी टाइप को डिस्कस कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को। ठीक है। और न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर की जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम ये देखेंगे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है क्या। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वो न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जो कि डेवलप हो जाती है बच्चों में बचपन में ही। ठीक है, चाइल्डहुड में ही ये इशू आपको, ये जो डिसऑर्डर है, ये उसके सिम्टम्स उस वक्त ही स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे की कैपेसिटी है उस पे अफ़ेक्ट करती है, लर्न की कैपेसिटी, सीखने की कैपेसिटी पे। और जो न्यू इन्फॉर्मेशन बच्चा सीखता है, अब न्यू इन्फॉर्मेशन में क्या क्या बिहेवियर आ सकते हैं, इसमें अडॉप्टिव बिहेवियर भी आ सकता है। अडॉप्टिव बिहेवियर यानी वो स्किल्स जो कि हर बच्चा रोज़मर्रा की रूटीन में अपने लिए करने के लिए, जैसे कपड़े चेंज करना हो गया, जैसे चीज़ों को तरतीब लगाना हो गया, जैसे ये जो स्किल्स हैं ये बच्चा सीखता है सोसाइटी से, फैमिली से, एनवायरनमेंट से। तो इसके अंदर बच्चे को इश्यूज आ रहे होते हैं, वो नहीं कर पा रहा होता, जैसे मनी कलेक्ट करना है, गिनना है, वो सारी चीज़ें वो नहीं कर पाता। ठीक है। अफेक्ट करती है उसके न्यू इन्फॉर्मेशन पे जो उसने सीखनी है। ठीक है। वो दूसरे बच्चों से उसका जो आईक्यू लेवल है वो कम होता है, वो जल्दी नहीं सीख पाता। ठीक है। और अगर ये स्वर लेवल पे हो तो फिर क्या होता है कि बच्चा जो है वो बिल्कुल ही, उसको नहीं पता होता कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, इसको कैसे करना है, तो वो भूल जाता है। ठीक है। उसको फिर सिखाया जाता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के जो बच्चे होते हैं। ठीक है। तो वो ज़्यादा सोशलाइज भी नहीं हो पाते। बच्चे जो होते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के, वो ज़्यादा जल्दी घुलते मिलते नहीं हैं दूसरे लोगों से जो कि बाहर के लोग होते हैं। ठीक है। तो उनकी लाइफ ओवरऑल डिस्टर्ब हुई होती है। अब आईक्यू लेवल को टेस्ट, जब हम आईक्यू लेवल को टेस्ट करेंगे तो इसकी मेजरमेंट ये है कि अगर उसका स्कोर 70 से कम आता है तो फिर हम उसको डायग्नोस करेंगे कि ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का शिकार है। ठीक है। नेक्स्ट हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के सिम्टम्स को देखें तो जब बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का शिकार होगा तो क्या होगा कि वो दूसरे बच्चों से स्लो लर्नर होगा। यानी वो दूसरे बच्चों के, अगर उनके साथ कंपेयर किया जाए तो वो बहुत लेट सीखेगा उन चीज़ों को जो कि बच्चे दूसरे नॉर्मल सीख रहे हैं। उनको जल्दी वो हो जाएगा, लेकिन ये बच्चे स्लो लर्नर होंगे। स्कूल में या अदर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, यानी कि लिए लाइफ एक्सपीरियंसेस में भी जो आप उसको सिखाएंगे तो वो लेट सीखेगा। ठीक है, स्लो होगा। रीडिंग की स्पीड स्लो होगी, डिफ़िकल्टी उसको होगी रीज़निंग में, लॉजिक्स में, कोई भी चीज़ की रीज़न को समझने में उसको और उसकी लॉजिक्स को देखने में उसको मुश्किल पेश आ रही होगी। ठीक है। लोगों के साथ घुलने मिलने में, जजमेंट करने में, सोचने में, ठीक है, क्रिटिकल सोचने में उसको प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा, नई चीज़ों की प्लानिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है। उसको इसमें इशू आ रहे होंगे। ठीक है। बहुत मुश्किल होगी कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, यानी कि जो बच्चों को प्रॉब्लम होती हैं उसके बरक्स जो दूसरे बच्चे होंगे वो जल्दी कर लेंगे। ठीक है, जो नॉर्मल होंगे। उसके अलावा डिसेबिलिटी होगी फ़ोकस करने में, किसी भी काम पे फ़ोकस करने में उसको मुश्किल पेश आ रही होगी। नेक्स्ट हम उसके जो अडॉप्टिव बिहेवियर के सिम्टम्स को हम देखेंगे तो क्या होगा कि उसकी जो रोज़मर्रा की रूटीन है, जो कि बच्चे नॉर्मल अपनी को कवर कर लेते हैं, अपनी जो ये जैसे वो अपनी जो इर्द गिर्द की लाइफ होती है उसको सॉल्व कर लेते हैं, अपने काम खुद कर लेते हैं। लेकिन ये बच्चे जो होते हैं ये काम खुद अपने नहीं कर सकते, बहुत स्लो लर्नर होते हैं टॉयलेट ट्रेनिंग में। ठीक है। टॉयलेट ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा स्लो लर्नर होंगे। फिर सेल्फ एक्टिविटीज़ जो अपने को खुद के काम होते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, लाइक बात नहीं ले पाएंगे, फिर ड्रेस चेंज नहीं कर पाएंगे, अपने टॉयज़ को तरतीब से नहीं रख पाएंगे। ठीक है। और वो उनको ये नहीं पता होगा कि हम कैसे इनको तरतीब दें, कैसे हम इनको सेव करें, कैसे हम इनको उठाएं रखें। ठीक है। उनको इन सब इशू चीज़ों में इश्यूज़ हो रहे होंगे। फिर वो क्या करेंगे कि सोशल डेवलपमेंट उनकी बहुत ज़्यादा स्लो होगी। अब क्या होता है कि ये लोग बच्चे ज़्यादा घुलते-मिलते नहीं हैं, बाहर जो स्ट्रेंजर होते हैं उनके उनसे खौफ़ खाते हैं, बाहर के लोगों से, जिनको वह नहीं जानते, उनसे उन लोगों को डर लगता है। ठीक है। तो उनकी जो सोशल लाइफ़ है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हुई होती है, क्योंकि वो बाहर नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं रह पा रहे होते।
फिर उनकी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कपड़े चेंज करना, बाथरूम जाना, बाथ या नहाना, इन सब के लिए उनको अपनी जो अटैचमेंट फ़िगर है उसकी ज़रूरत होगी। जैसे पेरेंट हो गए, गार्डियन हो गए, तो उनके साथ उनकी हेल्प लेके वो ये काम करेंगे, ठीक है? फिर उनको डिफ़िकल्टी होगी कॉमन टास्क, जो टास्क होंगे इन बच्चों के लिए वो करना बहुत मुश्किल होगा। जो नॉर्मल बच्चे दूसरे काम या वो टास्क जो कि कर लेंगे, जैसे स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन इन बच्चों को वो एक्टिविटीज़, वो कॉमन एक्टिविटीज़ जो हम सोचते हैं कि बच्चों के लिए ईज़ी है, ये कर सकते हैं, लेकिन वो बच्चे उसमें भी नहीं कर पाएँगे। फिर पैसे कलेक्ट करने में, उनको मैनेज करने में उनको बहुत इशू होगा। ऐसे बच्चों को बाहर अगर कोई चीज़ लेने जाते हैं तो उनको ये नहीं पता चलता कि हम कितने पैसे देंगे और अगला बंदा हमें कितने पैसे वापस करे, यानी चीज़ कितने पैसे की है वो बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पा रहे होते इनको। इन बच्चों को ये ट्रेनिंग दी जाती है मनी कलेक्ट करने की, काउंट करने की, और उसको कैसे देना है और कैसे लेने हैं, उसके बारे में उनको बताया जाता है। फिर ये जो बच्चे होते हैं इनको ट्रबल होती है सोशल बाउंड्रीज़ की। इनको सोसाइटी के अंदर रहना और उनको जो उनके रूल्स हैं उनको अडॉप्ट करना बहुत डिफ़िकल्टी होती है। उनको इस काम में भी मुश्किल होती है। और फिर ये जो बच्चे हैं इनके जो रिलेशनशिप, लाइक अगर फ्रेंडशिप है, दोस्ती नहीं कर पा रहे हैं, उसको उनको इसके बारे में नहीं पता, दोस्ती के बारे में इनको, जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स हैं उनका, उनके अंदर भी उनको इशू आ रहा होता है, डिफ़िकल्टी हो रही होती है, उसको अंडरस्टैंड करने में, उनको सोशलाइज़्ड होने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। इसके अलावा हम इसकी कॉजेज़ को डिस्कस करते हैं, तो कॉजेज़ के अंदर बहुत सारे कॉजेज़ हैं इसके, डिफ़रेंट तरह के। प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। हो सकता है कि बच्चे की पैदाइश के दौरान में जो मदर हैं उनकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हों, जिनकी वजह से उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की का शिकार हो सकता है। जीन्स की वजह से ये कॉज़ कर सकता है, जेनेटिक इशू हो सकता है, फिर कॉज़ हो सकता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। चाइल्डहुड इलनेस, बच्चे के अंदर कोई ऐसी बीमारी जो बचपन से हो, या दिमाग की कोई ऐसी बीमारी हो, या दिमाग के डेवलपमेंट की कोई ऐसी बीमारी हो कि वो डेवलप ना सही से कर पा रहा हो, फिर उसके अंदर ये इश्यूज़ आ सकते हैं। अगर हो सकता है कि जो एनवायरनमेंट जिसके अंदर बच्चा रह रहा है वो पोल्यूटेड हो, फिर ये इश्यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा इमोशनल और फिज़िकल अब्यूज़। अब बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि बच्चे को समझा ही नहीं जाता। उसके साथ ऐसा पेरेंट्स का, या जहाँ पर वो बच्चा रह रहा है माहौल के अंदर, उसके साथ ऐसा फिज़िकल अब्यूज़ या कोई ऐसी कंडीशन या कोई ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है जो कि बच्चे के लिए नहीं सही होता, ठीक है? तो फिर हो सकता है कि उसकी जो अफ़ेक्ट है वो इमोशनल हो, या फिज़िकल अब्यूज़ की वजह से उसके साथ ये इश्यू हो रहा हो। फिर हो सकता है कि जो बच्चे की बर्थ है वो पहले हो गई हो। अगर जो बच्चे की बच जो बच्चे की बो अगर बॉर्न पहले हो जाता है तो फिर भी ये कॉज़ कर सकती है। इसके अलावा क्रोमोसोम्स की अबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से भी हो सकता है, या हो सकता है डाउन सिंड्रोम की वजह से हो, तो ये बहुत से कॉजेज़ हैं। या उसकी कोई ऐसी इंजरी जो कि हेड इंजरी है, जो कि दिमाग का कोई ऐसी बीमारी है, जिसकी वजह से हो सकता है कि उसे चोट ऐसी लगी हो जिसकी वजह से वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का शिकार हो। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी वजह हैं जो कॉज़ करती हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को, तो ये सब हम पहले देखेंगे, फिर हम उसको डायग्नोज़ करेंगे। और नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का ट्रीटमेंट हम देखते हैं, तो ट्रीटमेंट कोई ऐसा परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है कि हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि जिससे बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए, ठीक है? लेकिन इसके ट्रीटमेंट से वो बहुत ज़्यादा जो डिसऑर्डर है वो कवर हो जाता है। बच्चा अपने आप को सोसाइटी में रहना सीख लेता है, अपने काम को अरेंज करना सीख लेता है, अपनी लाइफ में आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। इसलिए इसके ट्रीटमेंट बहुत सारे हैं ऐसे जो कि हेल्पफुल होते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है कि एजुकेशन सपोर्ट होती है, ऐसा कोर्स तैयार किया जाता है जो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। फिर बिहेवियरल सपोर्ट उनको दी जाती है। और इसके अलावा अब क्या किया जाता है कि अगर उस बीमारी के बारे में बच्चे को या उसके जो पेरेंट्स हैं उसको पता चल जाए कि इसको ये बीमारी है, तो बहुत आसानी हो जाती है। पेरेंट्स की फैमिली एजुकेशन की जाती है, उनको बताया जाता है कि आपके बच्चे के अंदर कौन से इश्यूज़ हैं, जो कि बच्चे के अंदर ये बीमारी, अगर उनको पहले क्लियर कर दिया जाए तो फिर आसानी हो जाती है। वो भी उसको कवर करने में हेल्प देते हैं। इसके अलावा डिफ़रेंट तरह की जो मेडिसिन्स हैं जो यूज़ की जाती हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को
कवर करने के लिए। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को कॉप करने के लिए जॉइन करवाए जाते हैं सपोर्टिव ग्रुप्स, और जो इस कंडीशन के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन ली जाती है, यानी कि बच्चों उनके जो पेरेंट्स हैं उनको बताया जाता है, मोर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जिनके पास बच्चा रह रहा है उनको ये कहा जाता है कि वो कैसे इसको कवर कर सकते हैं, उसके बारे में उनको बताया जाता है कि आपके बच्चे की क्या कंडीशन है, तो उनको उसको कैसे कवर कर सकते हैं वो सब कुछ उनको सिखाया जाता है। और ये नहीं हो सकता कि ये जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी हम इधर से थेरेपीज़ करेंगे या इधर से हम ट्रीटमेंट करेंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसमें को कवर करने के लिए जल्दी नहीं की जाती, बहुत लेट प्रोसेस है, बहुत लेट ट्रीटमेंट है, तो उसके साथ टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो फिर इसके साथ इसको फिर ट्रीट किया जाता है, फिर उसको सोशलाइज़ किया जाता है। उसको सोशलाइज़ रहने के लिए सिखाया जाता है कि वो कैसे सोशलाइज़ रह सकता है। और फिर जो इर्द-गिर्द के जैसे पेरेंट्स हैं और थेरेपिस्ट हैं, वो एक रोल प्ले करती हैं बच्चे की लाइफ में, उसको उन जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए। और इसके इसके साथ अच्छा साथ आज का आज टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहे। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिसऑर्डर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।